रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा कितना ताकतवर है, आपको हम इस वीडियो लेक्चर में बताने वाले हैं। माई सेल्फ संजय कुमार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एल्बो में इंजरी हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, और अब मैं वीडियो कंटिन्यू बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ, इन वीडियो में आपको काफ़ी सारी नॉलेज कलेक्ट होने वाली है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की और डिफेंस से संबंधित चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और फिलहाल हम देखते हैं, और आने वाले टाइम में एक लाइव वीडियो क्लासेस हुआ करेंगी। उसके लिए जल्दी से जल्दी मैं प्रोसेस अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आई होप कि ये क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, 20 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 के लिए, 1 के हो जाएंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। इसी शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको बताएं कि रूसी नौसेना का बेड़ा भारत के नज़दीक गश्त लगा रहा है, और ये रूसी नौसेना के बेड़े के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, इसे पुतिन का युद्धपोत भी कहते हैं, क्योंकि रूसी प्रशांत बेड़े के युद्धपोत इन दिनों भारत दौरे पर हैं। और ये युद्धपोत इन दिनों विशाखापत्तनम बंदरगाह पर खड़े हैं। ठीक है, ये युद्धपोत लगभग 20 नवंबर तक यहाँ रहने की आशा है, और रूसी बेड़े के जहाज़ हिंद महासागर की गश्त पर हैं। आपको बताएं कि उनके भारत दौरे की प्रमुख वजह रीसप्लाई और जहाज़ों की मरम्मत बताया जा रहा है। आपको समझा दें कि रूस के प्रशांत बेड़े की युद्धपोतों की एक टुकड़ी इन दिनों भारत की ओर घूम रही है। एक्चुअल में क्या है कि जो प्रशांत महासागर के बेड़े में युद्धपोत होते हैं, उनका जो भी रिपेयरिंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो विशाखापत्तनम के आसपास होती है। तो ये टुकड़ी विशाखापत्तनम बंदरगाह पर पहुंची है। इस टुकड़ी में रूसी प्रशांत बेड़े में शामिल विशालकाय पनडुब्बी रोधी और जहाज एडमिरल ट्रिब्यूट्स और मध्यम आकार के पेचेगा समुद्री टैंकर सहित कई दूसरे युद्धपोत शामिल हैं। भारतीय नौसेना की पूर्वी बेड़े के मुख्य अड्डों ने रूसी जहाज़ों के लिए एक स्वागत समारोह की मेज़बानी की, जिसमें रूसी नाविकों के लिए प्रोटोकॉल, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों की योजना बनाई थी। रूसी जहाज़ों के 20 नवंबर तक विशाखापत्तनम में रहने की उम्मीद है। रूसी प्रशांत बेड़े के भारत पहुंचने पर उसके आकार और ताकत पर चर्चा हो रही है। ऐसे में जान लेते हैं कि रूस का प्रशांत बेड़ा कितना ताकतवर सिद्ध होता है। आपको बताएं कि रूसी प्रशांत बेड़े की स्थापना इम्पीरियल रूसी नौसेना के हिस्से के रूप में 1731 में हुई थी। रूसी प्रशांत बेड़े को पहले ओखोटस्क मिलिट्री फ्लोटिला 1731, 1856 और साइबेरियन मिलिट्री फ्लोटिला 1856 टू 1918 के रूप में जाना जाता था। इस बेड़े का गठन प्रशांत तट के साथ रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के रूसी हितों की रक्षा के लिए किया गया था। 1918 में यह बेड़ा रूस सोवियत फेडरेशन सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम रशियन FSR के नाम से जानते हैं, को विरासत में मिला, और फिर 1922 में इसे सोवियत नौसेना का हिस्सा बना दिया गया। 1926 में भंग होने से पहले इसमें कई बार सुधार किया गया। 1932 में इस प्रशांत बेड़े के रूप में फिर से स्थापित किया गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे रेड बैनर प्रशांत बेड़े के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसने ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर अर्जित किया है। रूसी प्रशांत बेड़े के प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार हैं, जैसे बैराग मार्शल शापो शनिकोव, एडमिरल ट्रिब्यूट्स, एडमिरल विनोग्रोदोव, एडमिरल पैटेलियव, वर्नी शोवर शेरनी, ग्राम्स एल्डार, डेन झापोव और रेजकी, ये आपके बेड़े हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में इनकी गश्त लगती हैं। सोवियत संघ के समय से ही ये बेड़ा हिंद महासागर और अरब सागर में सोवियत नौसेना के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रेड बैनर पैसिफिक फ्लीट को रूसी नौसेना के हिस्से के रूप में रूसी संघ को विरासत में मिला, और इसका वर्तमान इतिहास अपनाया गया। रूसी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय व्लादिवोस्तोक के फोकिनो में स्थित है, जिसे पहले पीटर द ग्रेट खाड़ी में प्रिमोस की क्राय के नाम से जाना जाता था। एपेक और रूस 2012 शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई कि रूसी सुदूर
पूर्व में प्रशांत बेड़े का मुख्य नौसैनिक अड्डा प्रिमोर्स्की क्राय के फॉकिनो में स्थानांतरित किया जाएगा। वर्तमान कमांडर एडमिरल विक्टर लीना हैं, जो अप्रैल 2023 से इस पद पर हैं। रूसी प्रशांत बेड़े की प्रमुख पनडुब्बियाँ इस प्रकार हैं। एक है व्लादिमीर मोनोमख, ठीक है, और है अलेक्सांद्र नेवेस्की, कान्याज ओलेग, जनरल सिमिस सुवोरोव, रियाजान टाम्स्क और टवर चेल्याबिस्क, इरकुत्स्क। हिंद महासागर में क्यों गश्त लगा रही है नौसेना? रूसी नौसेना का हिंद महासागर में तैनाती उसके नियमित समुद्री अभियान का एक हिस्सा है। इस तरह की तैनाती लगभग हर देश करता रहता है। रूस नौसैनिक वैश्विक अभियानों के दौरान दुनिया की हर कोने में जाती रहती है। हिंद महासागर वर्तमान में वैश्विक महाशक्तियों के बीच दमखम दिखाने का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। इसमें अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में रूस भी खुद को पीछे नहीं रखते हुए इलाके में अपनी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए लगातार सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है। ओमान में चीनी मिलिट्री बेस बनने वाला है। अब चीनी मिलिट्री बेस से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? वो है अमेरिका, और इसकी वजह से अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। तो बाइडेन को पूरी जानकारी दी गई है। भारत को इसमें कितना खतरा हो सकता है, इससे संबंधित हम जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। चीन ने ओमान में सैन्य अड्डा स्थापित करने की बातचीत को तेज कर दिया है। मध्य पूर्व में इस घटना से अमेरिका सतर्क अलर्ट हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसके बारे में जानकारी दी है। ओमान में चीनी सैन्य अड्डे को भारत के लिए भी खतरा माना जा रहा है। मस्कट चीन मध्य पूर्व के देशों के साथ रक्षा और राजनयिक संबंध को गहरा और प्रगाढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में चीन ओमान में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसकी पूरी जानकारी राष्ट्रपति को दे दी है। आपको बताएं, अगर सैन्य अड्डा स्थापित हो जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अमेरिका के लिए, भारत के लिए। बैठक के दौरान पेंटागन ने यह बताया कि अमेरिकी सलाहकार ओमान में चीन की इस सैन्य अड्डे को लेकर क्या सोचते हैं। यह जानकारी बाइडेन के साथ तब साझा की गई है जब वह अमेरिका में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने सामने की बैठक करने वाले हैं। चीन का पहले ही अफ्रीकी देशों में अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों के साथ बातचीत चल रही है, और पहले से ही जिबूती में तो एक नौसैनिक अड्डा है ही। वहीं कंबोडिया में रीम नौसैनिक अड्डा बनाकर तैयार कर दिया है। ये तो ओमान में सैन्य अड्डा अगर बना लिया तो भारत के लिए एक सिरदर्द बन जाएगा। बाइडेन को दी गई चीन ओमान सौदे की जानकारी, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि चीन सैनिक अधिकारियों के साथ पिछले महीने ओमानी समकक्षों के साथ इस मामले पर गहन अध्ययन और चर्चा कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जिनके बारे में कहा गया था कि वे इस तरह के समझौते के लिए उत्तरदायी थे। नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्ष आने वाले हफ्तों में और अधिक बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, और व्हाइट हाउस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अमेरिका में ओमान के दूतावास ने भी टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। ओमान में सैन्य अड्डा चीनी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ओमान में मिलिट्री बेस चीन के लिए दूसरे विदेशी सैन्य अड्डों के लिए एक पूरक होगा, जिसे वह अफ्रीका के जिबूती में लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में बताता रहा है। लेकिन अमेरिका का बरसों से दावा है कि चीन संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान सहित एशिया के कई अन्य देशों में भी मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटी का निर्माण करना चाहता है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि चीन ओमान के किस जगह पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी में है। आपको मालूम तो होगा ही ओमान कहाँ पर है। तटस्थ ओमान चीन की शरण में आ चुका है। ओमान को कभी कभी मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह तटस्थता की नीति का पालन करता है और नियमित रूप से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य भी करता है। इसने अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी बनाए रखने और चीन के साथ संबंध को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने की भी कोशिश की है, जो उसके कच्चे तेल के उत्पादन का बड़ा हिस्सा
आयात करता है। चीन ने ओमान के डुकम विशेष आर्थिक क्षेत्र के पहले चरण में भी निवेश किया था, जो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी तेल भंडारण सुविधा का स्थल होगा। ओमान में चीन सैन्य अड्डे से अमेरिका को खतरा है। ओमान में चीन का एक मिलिट्री बेस अमेरिका के लिए एक चैलेंज होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित पूरे क्षेत्र में तैनात सैनिकों की निगरानी करती है। और अमेरिकी सुरक्षा परियोजना के अनुसार ओमान फारस की खाड़ी का पहला देश था जिसने 1980 में एक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर करके अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी भी की थी। भारत के लिए ये ओमान सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? ओमान होर्मुज जल डमरू मध्य के पास भी स्थित है, जो तेल और लिक्विड नेचुरल गैस के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है। जब भी ईरान के साथ तनाव बढ़ता है तो यह जल डमरू मध्य केंद्र बिंदु बन जाता है। भारत और ओमान के बीच संबंध काफ़ी पुराने हैं। ओमान पश्चिम एशिया में भारत का सबसे पुराना और रणनीतिक साझेदार है। 5000 साल पहले गुजरात से व्यापारी समुद्री रास्ते से ओमान जाते थे। गुलामी के दौरान भी ओमान के साथ भारत के संबंध कायम रहे। ओमान में 34,000 भारतीय रहते हैं, जो हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार भेजते हैं। ओमान में चीन की मौजूदगी भारत के लिए सेहतमंद है। ओमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत का बहुत बड़ा सहयोग भी किया है। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत ओमान में सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनकर उभरा है, जिसका कुल निवेश 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। द्विपक्षीय व्यापार में भी इजाफा हुआ है। साल 2022 और 23 में भी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 12 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। ऐसे में अगर ओमान में चीनी सैन्य अड्डा खुलता है तो उससे भारत को भी काफ़ी नुकसान होने की आशंका है। अरब देशों की लाइफलाइन आप जानते क्या है? वेस्टर्न से आने वाला एड। वेस्ट एड क्यों देता है? क्योंकि उसे बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसमें से सबसे प्रमुख है एनर्जी, ऑयल, गैस, वो सब अरब देशों से मिलता है। तो अभी हमास और इजराइल का वार चल रहा है। इसी को चलते हुए OIC की मीटिंग हुई। आपको याद होगा एक और बार जब मीटिंग हुई थी पिछली बार, तब जब भारत ने पहली बार OIC मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था और उसमें गई थी सुषमा स्वराज। तो मुस्लिम देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाया था और बताया था कि अल्लाह के 99 नाम होते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिर्ची लग गई थी, वो भनभना उठा था। आपको बताएं कि थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को OIC के सदस्य देश का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 20 करोड़ मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि भारत में मेजॉरिटी हिंदू आबादी की है। बात 2019 की है, मार्च का महीना था। महीने की पहली तारीख को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही थी। OIC के 50 सालों के इतिहास में पहली बार भारत 57 मुस्लिम देशों की इस बैठक में शिरकत कर रहा था और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी सुषमा स्वराज। भारत उस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि था और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। सुषमा स्वराज ने जब अपना संबोधन शुरुआत किया और संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर उसे जो घेरा है, सुषमा स्वराज ने अबू धाबी में तब सभी मुस्लिमों को आतंकवाद के खात्मे के लिए अल्लाह के 99 नामों का भी पाठ पढ़ाया था। सुषमा ने ऋग्वेद का हवाला देते हुए कहा था कि भगवान एक है और सभी धर्मों का मतलब है शांति। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ टकराव बिल्कुल नहीं है, ये किसी मजहब के साथ नहीं जुड़ता। बकौल सुषमा स्वराज, आतंकवाद और उग्रवाद को अलग अलग नाम और लेबल दिए जाते हैं, लेकिन हर मामले में धर्म का विरूपण होता आया है, जो गलत है। जिस तरह इस्लाम का मतलब शांति है, अल्लाह के 99 नामों में से किसी भी नाम का अर्थ हिंसा नहीं है।
उसी तरह हर धर्म शांति के लिए है। भारत में हर धर्म और संस्कृति का सम्मान है। यही वजह है कि भारत के बहुत कम मुस्लिम जहरीले दुष्प्रचार से बहुत प्रभावित हुए। सुषमा स्वराज ने तब कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और इस खतरे आतंकवाद को केवल राजनयिक और सैन्य तरीकों से नहीं रोका जा सकता। हमें अपने समुदायों के भीतर काम करना होगा। भारत को जब OIC में बतौर मुख्य अतिथि का न्योता भेजा था, तब पाकिस्तान इससे बौखला गया था। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने कहा था कि संस्थापक सदस्यों में से एक होने के बावजूद OIC की बैठक में शामिल नहीं होंगे। कुरैशी ने कहा था कि सुषमा स्वराज को सम्मानित अतिथि के रूप में निमंत्रण देने के कारण मैं सैद्धांतिक रूप से विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा, और तब पाकिस्तान की कुर्सी खाली रह गई थी। 54 साल पहले भी भारत की एंट्री से पाकिस्तान बौखला गया था। 1969 में जब 24 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना की थी, तब मोरक्को से रबात में इसके राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक हो रही थी। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संगठन के पहले सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता भेजा गया था, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया था। पाकिस्तान की आपत्ति के बाद भारत को दिया न्योता रद्द कर दिया गया था। तब भारतीय प्रतिनिधि मंडल को बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा था। इसे विडंबना के तौर पर समझा जाता है कि थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत में, और इसे संगठन का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। भारत मुस्लिम आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, आप जानते होंगे। फिर भी पाकिस्तान अपनी दुहाई देता रहता है कि हम इस्लाम को बचाने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आतंकवाद की राह नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार